हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी कोर्स 6 के यूनिट 3 के एक टॉपिक युवाओं में सकारात्मक लैंगिक विचारों के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले के जो 2 स्लाइड है इसे मैंने समझाने के लिए डाला है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं जब आप आंसर लिख रहे हों। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हवा, भोजन, पानी, नींद की तरह काम भी मनुष्य जीवन का अभिन्न अंग है, जिससे कि मानव संतति बनी रहती है। फ्रायड ने भी कहा है कि काम प्रकृति की भावना शैशवावस्था से ही बालक को प्रभावित करती है, किंतु इसका उदय किशोरावस्था में चरम पर होता है। यह एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। मतलब काम मनुष्य जीवन का अभिन्न अंग है, लेकिन इसका रूप विकृत नहीं होना चाहिए। किशोरावस्था में अंतःस्रावी ग्रंथियों की सक्रियता एवं हार्मोनल परिवर्तन के कारण किशोर जो टीनेजर बच्चे हैं, वे अपने अंदर सेक्स की भावनाओं का अनुभव करने लगते हैं। उनमें यौन भावनाएं विकसित होने लगती है और उनमें विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। वे एक दूसरे को आकर्षित करने का प्रयास करने लगते हैं और आप देखेंगे कि इस समय में जो टीनेजर्स होते हैं वो अपने ड्रेसअप पर, अपने मेकअप पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिससे कि वे अपने विपरीत लिंग को आकर्षित कर सके। जैसे लड़कियां हैं तो लड़कों को आकर्षित करने का प्रयास करेंगे, लड़के हैं तो लड़कियों को आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। सभी ऐसे नहीं होते, लेकिन अधिकतर बच्चों में ये प्रवृत्ति पाई जाती है। तो एक समय था कि इस तरह का व्यवहार अनुचित एवं अनैतिक माना जाता था, किंतु आज हम सामाजिक स्वीकार्यता के उस दौर से गुजर रहे हैं जब किशोरों या युवाओं के आंतरिक भावनाओं को समझने एवं सम्मान के नज़रों से देखा जाने लगा है। इसका मनोवैज्ञानिक हल निकालने की बात होने लगी है। अर्थात इस तरह की जो समस्या है तो उसका मनोवैज्ञानिक हल निकालने की बात हो रही है, उनके मनोविज्ञान को समझने की बात हो रही है। उन्हें सकारात्मक वातावरण देकर उनकी सोच एवं विचार को सही दिशा देने की कोशिश की जा रही है। यहाँ सम्मान की नज़रों से देखने का तात्पर्य यह है कि पहले समाज में लड़के एवं लड़कियों को एक दूसरे से बात करना भी उचित नहीं माना जाता था, लेकिन आज को एजुकेशन में बच्चे पढ़ रहे हैं, एक दूसरे से दोस्ती कर रहे हैं, एक दूसरे के घर आ जा रहे हैं, तो पेरेंट्स इसमें आपत्ति नहीं भी दिखाते हैं। उसी तरह से जब युवा होने पर बच्चे अगर अपना जीवन साथी पसंद करते हैं तो परिवार भी उनकी भावनाओं को समझते हुए उनका विवाह करा देते हैं। तो पहले से अब लोगों के सोचने के ढंग में, उनके दृष्टिकोण में बहुत ही परिवर्तन आ रहा है। हालांकि आपने साइकोलॉजी में पढ़ा है किशोरावस्था के बारे में, लेकिन हम थोड़ी सी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो युवावस्था में सकारात्मक विचारों को जानने से पहले हम किशोरावस्था की बात करेंगे, क्योंकि किशोरावस्था ही वह समय है जब किशोरों में नए नए विचार, नई नई भावनाएं उत्पन्न होती हैं। इस अवस्था में ही इन्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था भी कहा गया है। इसमें किशोर सरलता से गलत मार्ग पर चले जाते हैं, कभी कभी ऐसे गलत कार्यों को भी अंजाम दे देते हैं जो अनैतिक तथा समाज विरोधी होता है। अर्थात वे अपने भावों पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि किशोरों के जो अवांछित व्यवहार हैं, अगर इनको नहीं रोका गया तो फिर वो उनकी आदत में शामिल हो जाता है और वो हमेशा उसी तरह का व्यवहार करने लगते हैं, जबकि यह समय उनके करियर निर्माण का होता है। किंतु यदि उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं दिया जाए तो वे गलत रास्ते को अपना लेते हैं, उनका मन भटक जाता है, वे अपने करियर को बनाने में असफल हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें इस प्रकार की शिक्षा एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता है, जिससे वे सही गलत को समझ सकें, सही गलत समझकर उचित निर्णय ले सकें और अपने भविष्य का निर्माण करने की ओर निरंतर सजग रहें और समाज के अच्छे नागरिक बने,
सामाजिक कार्य को करे, असामाजिक कार्यों से, अनैतिक कार्यों से दूर रहें। आइए अब संक्षेप में सेक्सुअलिटी का मीनिंग समझते हैं। सेक्सुअलिटी का अर्थ है कामुकता, लिंग भेद, यौनिकता, लैंगिकता और कामवासना या यौन आकर्षण। इसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सेक्सुअलिटी का मतलब है किसी व्यक्ति का यौन व्यवहार, किंतु इसका तात्पर्य शारीरिक संबंध या यौन क्रियाओं से ही नहीं है, बल्कि यह अन्य लोगों के प्रति व्यक्ति की यौन भावनाएं, विचारों, आकर्षण और व्यवहार से संबंधित है। जैसा कि आप देखते हैं कि रास्ता चलते हमारे समाज में है कि रास्ते में लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं या फिर कमेंट करते हैं, या फिर शिक्षण संस्थाओं में ही आप देख लीजिए कि उन्हें किसी तरह की इशारे करना, इशारेबाजी करना, किसी तरह से परेशान करना, तो ये सब भी सेक्सुअलिटी के अंतर्गत ही आता है। आप देखिए अभी वर्तमान में अनाथालयों में बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, अविवाहित माता पिता की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये सब क्या है? ये सब सेक्सुअलिटी का विकृत रूप ही है। विशेषज्ञों के अनुसार एक व्यक्ति का यौन रुझान लैंगिकता संबंधी विचारधारा, उसके भावात्मक, संवेगात्मक वातावरण, हार्मोन्स एवं बायोलॉजिकल फैक्टर पर निर्भर करते हैं, किंतु विभिन्न लोगों के लिए ये कारक अलग अलग हो सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि हार्मोनल जो डिफरेंसेस होता है, इसलिए तो हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता है। कोई बच्चा बहुत, मान लीजिए कि वो छेड़खानी करने वाला हो, लेकिन कुछ बच्चा ऐसा भी होता है कि वो चुपचाप अपना काम से मतलब रखता है, इस तरह के कार्यों से दूर रहता है। तो अर्थात व्यक्ति का सेक्सुअलिटी संबंधी विचार एवं व्यवहार का निर्धारण शारीरिक एवं मानसिक कारकों के द्वारा होता है। अर्थात मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बायोलॉजिकल फैक्टर और हार्मोन्स ही युवाओं के सेक्सुअलिटी से संबंधित व्यवहारों, विचारों, भावनाओं के जिम्मेदार होते हैं, और वातावरण भी इसमें महत्वपूर्ण कारक होता है। अब हम देखते हैं कि सकारात्मक लैंगिक विचारों के निर्माण में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो कहा गया है कि कक्षा में देश के भाग्य का निर्माण होता है, अर्थात शिक्षक वे व्यक्ति होते हैं जो देश के भाग्य निर्माता होते हैं। शिक्षक, जिन्हें प्राचीन काल में गुरु कहते थे, वे छात्रों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। शिक्षक न सिर्फ विषयों का ज्ञान देते हैं, बल्कि छात्रों के व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में शिक्षक पर एक और दायित्व यह है कि वह विभिन्न विषयों की शिक्षा देने के साथ साथ अपने छात्र छात्राओं को इस प्रकार की शिक्षा दे, इस प्रकार का वातावरण प्रदान करे जिससे छात्र छात्राओं के मन में एक दूसरे के प्रति बुरे विचार उत्पन्न ना हो। ये सभी को सहयोग एवं सम्मान की दृष्टि से देखें, मानसिक विकारों से बच सके तथा यौन अपराधों से भी बचें। अब आइए देखते हैं कि युवाओं में सकारात्मक विचारों का निर्माण करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। नंबर 1 है शिक्षकों द्वारा स्वयं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना। नंबर 2 है शिक्षक शिक्षिकाओं एवं छात्र छात्राओं द्वारा उचित एवं मर्यादित व्यवहार। 3 है समाज में पुरुष एवं महिला के अस्तित्व, आवश्यकता एवं महत्व का ज्ञान देना। 4 है किशोरों में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की उचित शिक्षा एवं समस्या का समाधान। 5 है छात्रों के माता पिता से निरंतर संपर्क एवं बातचीत। 6 है छात्रों के कार्य व्यवहार का पर्यवेक्षण एवं उचित मार्गदर्शन। नंबर 7 है बालक एवं बालिकाओं दोनों को विकसित होने के समान अवसर प्रदान करना। नंबर 8 है छात्रों से बातचीत एवं उनकी समस्याओं का निराकरण। 9 है कानून की जानकारी। नंबर 10 है कक्षा एवं विद्यालय में अनुकूल एवं सकारात्मक वातावरण का निर्माण करने का प्रयास करना। नंबर 11 है बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन। नंबर 12 है महिला सशक्तिकरण का प्रयास, और अंत में है 13 योग एवं ध्यान को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाना। अब आइए इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। पॉइंट नंबर 1, शिक्षक द्वारा स्वयं को आदर्श रूप में प्रस्तुत करना। तो छात्रों को नैतिकता एवं उचित आचरण तथा सभी के साथ समानतापूर्ण एवं
मर्यादित व्यवहार की शिक्षा देने के लिए यह अत्यंत ही आवश्यक है कि पहले स्वयं को शिक्षक छात्रों के सामने आदर्श के रूप में प्रस्तुत करे, क्योंकि छात्र अपने शिक्षक के व्यवहार का अनुकरण करते हैं। बच्चे शिक्षक को ही अपना आदर्श मानते हैं। इसलिए सबसे पहले शिक्षक को अपने आप में सुधार करना होगा, अपने को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना होगा। नंबर 2 है शिक्षक शिक्षिकाओं एवं छात्र छात्राओं द्वारा उचित एवं मर्यादित व्यवहार। तो जो बच्चे होते हैं वे अपने टीचर्स के व्यवहारों को बहुत ही ध्यान से देखते हैं। शिक्षक शिक्षिकाओं को भी आपस में उचित एवं मर्यादित व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि शिक्षक या शिक्षिका आपस में एक दूसरे को टोंट कसें, एक दूसरे से अभद्र मजाक करें और बच्चों को सिखाएं कि नहीं, आपको मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो इन्हें सबसे पहले अपने व्यवहार में मर्यादा प्रदर्शित करना चाहिए, जिससे छात्र उनके व्यवहार को देखकर आपस में भी उसी प्रकार का मर्यादित व्यवहार करें। इसके अतिरिक्त शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं को छात्र छात्राओं के साथ भी अपनी बोली में, अपने व्यवहार में उचित शालीनता का प्रदर्शन करना चाहिए, जिससे छात्र भी उसी तरह के आचरण को अपनाएं। अब जैसे बातचीत में अगर शिक्षक ही लड़कियों के लिए अलग तरह की भाषा और लड़कों से अलग तरह से बातचीत करेंगे तो बच्चों के मन में भी उसी तरह की भावना उत्पन्न होगी। नेक्स्ट है नंबर 3, समाज में पुरुष एवं महिला के अस्तित्व, आवश्यकता एवं महत्व का ज्ञान देना। तो टीचर्स का यह दायित्व है कि वह समाज में पुरुष एवं स्त्रियों की आवश्यकता, इनकी एक दूसरे पर निर्भरता, समाज के लिए इनकी आवश्यकता एवं योगदान इत्यादि की चर्चा करें, छात्रों को इससे परिचित कराएं, जिससे जो स्टूडेंट्स है वो एक दूसरे के महत्व को समझे, समाज के लिए इन दोनों लिंग की आवश्यकताओं, इन दोनों की आवश्यकताओं को समझे और एक दूसरे का सम्मान करें। नंबर 4 है किशोर में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की उचित शिक्षा एवं समस्या का समाधान। तो किशोरावस्था में बच्चे में कई तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनमें उनके शरीर में, शरीर के आकार में भी परिवर्तन होता है, जिससे कभी कभी बच्चे जो हैं वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, चूँकि इससे उनकी भावनाओं में, उनके संवेगों में, व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। तो टीचर्स को चाहिए कि छात्रों के इस व्यवहार को, इस परिवर्तन को समझें, उन्हें समझाएं, उसके लिए उन्हें उचित शिक्षा दी जाए, विशेष सेशन का आयोजन किया जाए। आजकल विद्यालयों में हो भी रहा है कि यौन शिक्षा दी जा रही है, बच्चों को जो शरीर में चेंज होते हैं उनकी शिक्षा दी जा रही है। और अगर इन सबसे संबंधित कोई समस्या हो या कोई उलझन हो तो उसका भी समाधान टीचर्स को करना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर उनका उचित मार्गदर्शन भी करना चाहिए, जिससे वे भटकाव से बच सकें। नेक्स्ट है नंबर 5, छात्रों के माता पिता से निरंतर संपर्क एवं बातचीत। अब देखिए, माता पिता ये नहीं जानते कि बच्चे स्कूल में क्या कर रहे हैं, और टीचर्स ये नहीं जानते कि बच्चे घर में क्या करते हैं, उन्हें घर में किस तरह का वातावरण मिल रहा है, उनके पास पड़ोस का वातावरण कैसा है। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों के माता पिता से भी संपर्क बनाए रखे, जिससे विद्यालय से बाहर छात्रों के व्यवहार से शिक्षक परिचित हो सके, तथा विद्यालय में छात्रों का किस प्रकार का व्यवहार है, कैसा प्रदर्शन है, इससे छात्र के माता पिता परिचित हो सके और ज़रूरत पड़ने पर छात्र का उचित मार्गदर्शन भी किया जाए। नंबर 6 है छात्रों के व्यवहार का पर्यवेक्षण एवं उचित मार्गदर्शन। तो हम सभी जानते हैं कि विद्यालय में बच्चे 8 घंटे रहते हैं, और इस दौरान शिक्षक बड़ी ही सावधानी पूर्वक कक्षा लेने के दौरान या पाठ्य सहगामी क्रियाओं के दौरान छात्रों के व्यवहारों को देखते रहते हैं। शिक्षक को विद्यालय में छात्रों के व्यवहारों का पर्यवेक्षण या निरीक्षण सचेत होकर करना चाहिए, और जहाँ कहीं भी उनके व्यवहार में कुछ भी अनुचित लगे उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए, बल्कि छात्रों से बातचीत करना चाहिए, उनका उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। और कभी भी इस तरह की बातचीत करनी हो तो सभी छात्रों के बीच में नहीं, अलग से उन्हें बुलाकर एकांत में पूछना चाहिए, उनकी समस्या और उसका समाधान भी बताना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 7, बालक एवं बालिकाओं दोनों को विकसित होने के समान अवसर प्रदान करना। तो शिक्षक को कभी भी विद्यालय में छात्र एवं छात्राओं में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए।
क्लास में जब भी को करिकुलर एक्टिविटीज हो या कोई भी अन्य तरह का कार्य हो तो दोनों को सामान्य अर्थात एक जैसा कार्य करने प्रदर्शन करने के अवसर देने चाहिए, जिससे छात्राओं में समानता की भावना उत्पन्न हो सके। ऐसा नहीं कि कहे कि तुम लड़की हो ये काम नहीं कर सकती इसलिए ये लड़कों को करने दो, ऐसा नहीं, दोनों को देना चाहिए क्योंकि दोनों ही सक्षम होते हैं। नंबर 8 है छात्रों से बातचीत एवं उनकी समस्याओं का निराकरण। तो हम कई बार देखते हैं कि छात्र आर्थिक या पारिवारिक या सामाजिक या मित्र समूह इत्यादि से संबंधित कई समस्याओं से परेशान होते हैं और वो ऐसे में चिड़चिड़े भी होने लगते हैं और या फिर लड़ाई झगड़ा करने की प्रवृत्ति उनमें विकसित हो जाती है या फिर वो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण वे गलत रास्ते पर भटक जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि समय समय पर छात्रों से व्यक्तिगत तौर पर बातचीत की व्यवस्था की जाए, जिससे यदि उनके मन में किसी तरह की उलझन है, उन्हें किसी तरह की समस्या है तो अपने शिक्षक के साथ बात कर सके। शिक्षक उनकी समस्या का उचित हल बताकर उनकी समस्याओं को दूर कर सके। नेक्स्ट है कानून की जानकारी। तो विद्यालयों में स्टूडेंट्स को कानून की भी जानकारी अवश्य ही देना चाहिए। उन्हें इस तथ्य से अवगत कराना चाहिए कि प्रत्येक समाज एवं राष्ट्र के कुछ नियम होते हैं और उन नियमों के विरुद्ध यदि आचरण करे तब उसे अपराध माना जाता है और उसके लिए सजा का भी प्रावधान है। जैसे किसी को कमेंट करना उसके लिए अलग सजा होती है, किसी का हाथ पकड़ना उसके लिए अलग सजा होती है, किसी को गलत तरीके से टच करना वो भी उसकी अलग सजा होती है। तो हर तरह के छोटे छोटे जो लैंगिकता संबंधी अपराध हैं उसकी अलग अलग सजा निर्धारित है हमारे संविधान में। तो इसकी जानकारी अवश्य ही छात्र छात्राओं दोनों को देना चाहिए। नंबर 10 है कक्षा एवं विद्यालय में अनुकूल एवं सकारात्मक वातावरण का निर्माण करने का प्रयास करना। तो लैंगिकता के प्रति सकारात्मक विचारों का निर्माण करने के लिए ये जरूरी है कि स्टूडेंट्स को उसी तरह का पॉजिटिव एनवायरनमेंट हम दें। शिक्षकों को कक्षा एवं विद्यालय में सकारात्मक एवं अनुकूल वातावरण का निर्माण करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट एक दूसरे के सहयोगी बनकर एक दूसरे को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करें, ना कि एक दूसरे के लिए वो कोई परेशानी उत्पन्न करें। नेक्स्ट है नंबर 11 बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन। तो अशिक्षा के कारण ही सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, अतः यह आवश्यक है कि बालिकाओं को शिक्षित किया जाए। आज भी बहुत सारी बालिकाएं शिक्षा से वंचित हैं, अतः एक शिक्षक को बालिका शिक्षा को भी प्रोत्साहन देने का प्रयास करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर छात्राओं के माता पिता से भी बात करनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में तो हम देखते हैं कि बालिका शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन शहरों में भी स्लम एरिया जो है वहाँ की बच्चियों की भी शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है। बहुत कम बच्चियाँ ही मैट्रिक पास कर पाती हैं और कॉलेज तो और भी बहुत कम पहुँच पाती हैं। तो इसलिए बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। नंबर 12 है महिला सशक्तिकरण का प्रयास। तो एक टीचर को महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देने हेतु छात्राओं का मनोबल ऊंचा करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि ऐसा कोई काम नहीं है आज के समय में जो महिलाएं नहीं कर रही हैं, वो पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स के मन में, छात्राओं के मन में टीचर को इस भावना को दृढ़ करना चाहिए कि वह भी पुरुषों के समान ही हर कार्य कर सकती हैं, प्रत्येक कार्य को करने में सक्षम है। इसलिए उन्हें भी किसी प्रकार से स्वयं को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और यदि कहीं उनका शोषण हो तो उसके लिए भी उन्हें आवाज़ उठाना चाहिए। और अंत में है नंबर 13 योग एवं ध्यान को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाना। हम देखें अपने वैदिक शिक्षा को, तो वैदिक शिक्षा में विभिन्न विषयों, वेद, पुराण इत्यादि की शिक्षा तो दी ही जाती थी, सामाजिक शिक्षा दी जाती थी, लेकिन साथ साथ जो भी उस समय के शिष्य होते थे गुरु के, उनको अध्यात्म से भी जोड़ा जाता था। उस समय ध्यान अत्यधिक महत्वपूर्ण होता था। तो उसी तरह से वर्तमान में भी लैंगिकता से संबंधित सकारात्मक विचारों के निर्माण के लिए अपने मन, अपने व्यवहार, अपनी बोली इत्यादि पर कंट्रोल रखने के लिए आरंभ से ही छात्रों को ध्यान एवं योग की शिक्षा अवश्य ही देना चाहिए।
जिससे वे स्वयं पर नियंत्रण स्थापित करने की कला सीख सकें और अपनी गलतियों को वो खुद से देखकर सुधार सकें। अपने प्रत्येक व्यवहार एवं गलत कार्य का वो स्वयं ही अवलोकन करें। ये अत्यंत ही आवश्यक है। आज के इस भौतिकता के युग में कहीं ना कहीं हम अपनी इस संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। यही कारण है कि हमारे समाज में इस तरह की समस्याएं बढ़ती जा रही है। इसलिए वर्तमान में योग एवं ध्यान को पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग समझना चाहिए और प्रतिदिन छात्रों को इसका अभ्यास करवाना चाहिए। धीरे धीरे उनका अपने मन पर, अपने व्यवहार पर नियंत्रण स्थापित होता जाएगा। वे स्वयं की भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख सकेंगे। और आज जो हमारे समाज में लैंगिकता की समस्या बढ़ती जा रही है, इस पर हम कंट्रोल कर सकेंगे। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये टॉपिक तो ऐसा है कि इसमें 2-3 क्लास लगेगा समझाने के लिए, लेकिन ज़्यादा बात करने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।